जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो किया जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीएस नोट्स का, वहां से आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जवाब देखते हैं। एनर्जी चेंज, एक्सोथर्मिक में आपको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी में जब भी आप ऐसी एनर्जी बाहर आ रही हो तो नेगेटिव एंथैल्पी लिखते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव एंथैल्पी लिखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज इन सराउंडिंग, क्योंकि एनर्जी बाहर आ रही है तो आसपास का टेम्परेचर हीट्स अप होता है, बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, कूल डाउन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल कंबशन ऑफ फ्यूल, डिफरेंट फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, केरोसिन ऑयल, डीजल। रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी भी आपको पता है हीट बाहर निकालती है, आसपास की सराउंडिंग को गर्म करती है। जैसे क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हों तो गर्मियों में क्लास काफ़ी गर्म हो जाती है तो एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है। इसके अलावा फ्रीजिंग वाटर, तो फ्रीज, अगर वाटर को भी फ्रीज करना है तो उसमें से हीट को बाहर निकालना पड़ता है और आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो गर्म होता है। बाकी एंडोथर्मिक रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद रिएक्शन प्रोफाइल देखें तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा लेसर होंगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा ग्रेटर होंगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स से। यहाँ तो ये सारा डिफरेंस था पहले क्वेश्चन का। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम से आप क्या मुराद लेंगे? प्यारे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज बेसिकली द टोटल हीट content of the system that at a constant pressure it is defined as H is equal to U plus PV। यानी इंथैल्पी ऑफ सिस्टम जो है वो जितनी भी सिस्टम में हीट मौजूद होती है कांस्टेंट प्रेशर पे उसको कहते हैं, और उसका ये फॉर्मूला है। और H का मतलब एंथैल्पी है, U का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, P का मतलब प्रेशर है और V का मतलब वॉल्यूम है। अब प्यारे बच्चों, आपसे जो सी क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जो है अगर आपने स्टडी करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, आप ये जो एंट्रोपी है वो बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है, मेजर ऑफ द अनयूजेबल एनर्जी अवेलेबल टू अ वर्क। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। सिंबल यहाँ पे एंट्रोपी के लिए एस है और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जी है। यूनिट्स, इसका जाउल पर मोल पर केल्विन यूनिट है, इसका किलो जाउल पर मोल यूनिट होगा। यहाँ पे नेचर इसकी क्या है एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी की जो नेचर है टेल्स हाउ डिस्पर्स्ड एनर्जी इन अ सिस्टम, और ये बताता है कि टेल्स वेदर आ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। उसके बाद फिर एंट्रोपी का फॉर्मूला है नो सिंगल फॉर्मूला बट यूज्ड इन डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी का जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, दैट इज एंथैल्पी चेंज इनटू द टेम्परेचर एंड द चेंज ऑफ एंट्रोपी। फिर उसके बाद इंटरेक्शन या इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या हम देखेंगे कि हायर द एंट्रोपी इज मोर डिसऑर्डर नजर आएगा सिस्टम में। नेगेटिव अगर गिव्स एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी होगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमें नजर आएगा। टेम्परेचर के ऊपर हम अगर हम बात करें डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की इफेक्ट्स स्पॉन्टेनिटी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इन अ चेंज ऑफ द जी। और यहाँ पे हम यानी कि चेंज ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पे डायरेक्टली डिटरमिन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इनमें भी डिफरेंस करना है जी। तो बच्चों अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन,
सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशंस, हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और यहाँ पे लिखेंगे हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। और इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। बाकी याद रखिएगा इनकी जो अमाउंट इन्वॉल्व होती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, वो होती है वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन इक्वेशन, और ये ऑलवेज फॉर्म्स एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जो सिंबल होगा वो ये होगा, डेल्टा एच के ऊपर ये नॉट का निशान होगा और यहाँ पर हम आर इंटू एन लिखेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है बीच में, और यहाँ पे डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, और ऊपर हम पावर 0 लगाकर नीचे एफ लिखेंगे, एफ का मतलब फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शायद आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो। और एग्जाम्पल के तौर पे हम कंबशन ऑफ मीथेन को देखेंगे। कंबशन ऑफ मीथेन CH4 प्लस O2 गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को देखेंगे तो वाटर आपको पता है इस तरह फॉर्म होता है। तो ये एक प्रॉपर डिफरेंस है, और ये नोट्स आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मिल सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप इसको साथ साथ सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो, और अपना जब टाइम स्पेंड करते हो आप किसी चीज के ऊपर समझने के लिए, तो फिर आपको ज्यादा वो चीज आना शुरू हो जाती है समझ। तो आई होप यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम ऑन दी केमिस्ट्री। और अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए तो प्यारे बच्चों उसके लिए कुछ पेमेंट होती है, वो आप हमें नंबर पे व्हाट्सएप करें तो पूरे बुक के टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, माइनर सी अमाउंट पे करके। उसके बाद ई क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग एंथैल्पीज एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। Define the following enthalpies: standard enthalpy of solution, standard enthalpy of hydration, standard enthalpy of atomization, standard enthalpy of combustion. तो सबसे पहले बात करते हैं standard enthalpy change of solution. The standard enthalpy of solution is the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in a solvent to give a infinity dilute solution. ठीक है, यानी कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व अंदर दाखिल हो या बाहर जाए। जैसे सोडियम कार्बोनेट को आपने पानी में डाला तो पानी में सोडियम और कार्बोनेट एक्वस हो गया, इसमें ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कि सिस्टम के बाहर जो है वो एनर्जी गई है, और इतनी एनर्जी सिस्टम के बाहर गई है। फिर अमोनियम क्लोराइड को आपने पानी में डाला तो ये पानी में मिक्स हो गई, आयंस बन गए, आयनाइजेशन हो गई, और इतनी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, ये रिलीज है, दैट इज एवॉल्व एंड दैट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। The enthalpy change involved when 1 mole of solute dissolved in excess of water to make infinitely dilute solution under the standard conditions. यानी 1 mole of solute आपने डिसॉल्व कर दिया है एक्सेस ऑफ वाटर में, और शायद आप ऐड करते ही रहो, लेकिन 1 mole of solute आप ऐड कर रहे हो। एंथैल्पी चेंज अगर आप इसको मेजर करते हो कि क्या चेंज आया है सोल्यूशन में, तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। The standard enthalpy change of atomization of an element is the enthalpy change involved when 1 mole of gaseous atoms is formed from the element under standard conditions. Atomization में ये होता है कि elements की enthalpy को check किया जाता है, और 1 mole of gaseous atoms को जब बनाया जाएगा तो कितनी heat absorb या release होगी। यहाँ पर दोनों जगह पे absorb हो रही है, atomization करने के लिए energy absorb होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो चेंज होती है वो एब्जॉर्ब आपको नजर आ रही है गैस बनाने के लिए। अगर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है लेकिन इसको ऑटोमाइज करना है, यानी एटॉमिक स्टेट में लेके जाना है हाइड्रोजन को, इसका बॉन्ड तोड़ना होगा, एंड दैट इज गोइंग टू रिक्वायर दिस मच ऑफ एनर्जी। और अगर आप 1 मोल ले रहे हो, अगर हाफ मोल ले रहे हो तो डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा, और सिंगल एटम आपको, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, इसे हम थ्योरेटिकल वैल्यू बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो था एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन था। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस
is the enthalpy change involved when 1 mole of the substance is completely burned in excess of oxygen under standard condition. यानी ऑक्सीजन के साथ अगर किसी कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो उसमें एंथैल्पी चेंज को मेजर किया जाए, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैंड एंथैल्पी चेंज ऑफ इथानॉल है, यानी इथानॉल को जलाएंगे, यानी इथानॉल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत सी हीट खारिज करेगी। और ये 1 मोल का आपको बता रही है कि 1 मोल जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी तो ये इतनी हीट इवॉल्व करेगा एक पार्टिकल, ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बॉन्ड टूट जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर, राइट। सो दैट वाज आंसर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है दैट इज एफ, explain why the lattice enthalpy of ionic compound is typically a large negative value। ये जो lattice enthalpy of an ionic compound है वो एक large negative value क्यों है? तो प्यारे बच्चों the lattice energy of an ionic compound is typically a large negative value because it represents the energy released when a gaseous ions combine to form 1 mole of solid ionic crystal। यानी गैस जो है वो ionic crystal जब बनाती है, this process involves strong electrostatic attractions between the oppositely charged ions since a large amount of energy is released during this bond formation. The lattice enthalpy is highly exothermic and negative value। ठीक है जी, ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन एफ के बाद जी है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एंथैल्पी। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? तो जो फैक्टर्स लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसमें आयनिक चार्ज, आयनिक रेडियस ऑफ द आयंस, ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं। ग्रेटर आयनिक चार्ज, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, this leads to more negative larger lattice enthalpy। For example, lattice enthalpy of magnesium oxide Mg+2 एंड O-2, इन दोनों को अब कंबाइन करना आयंस को, इनमें से एनर्जी रिलीज होगी इज मच हायर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी इन दोनों आयंस को मिलाने से और इन दोनों आयंस को मिलाने से इसको मिलाने से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो ड्यू टू दी हायर चार्जेस। अब चार्ज ज्यादा है इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, चार्ज कम है इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी। आयनिक चार्ज ये एक पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी को लेकर, एंथैल्पी को लेकर। Ionic radius, size of an ion. Smaller ions is equal to ions are closer together and is equal to the stronger attraction. Smaller size, more negative lattice enthalpy. Example, lattice enthalpy of lithium fluoride is greater than that of cesium fluoride because lithium is smaller than the cesium। छोटा अगर आयन होगा तो वो ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज करेगा, ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रखेगा कंपैरेटिव टू द बड़ा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉर गैसियस आयंस। व्हाट आर द मेन इंटरेक्शंस रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रेशन। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जवाब है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द heat released when gaseous ion dissolved in water and becomes surrounded by the water molecules. It is always exothermic because when gaseous ions dissolve, the water molecules surround and stabilize the ions, leading to a decrease in systematic energy. Main interactions responsible for the energy release: ion dipole interactions. The polar water molecules interact with the charged ions through a partial charges on oxygen and partial positive charges on hydrogen. This creates stable interaction between the ions and water molecules, releasing energy। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर जब आप आयंस डालते हैं तो फिर आयंस पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं और उनके इस प्रोसेस होने पे एनर्जी रिलीज होती है। नमक
को जब आप ऐड करते हैं पानी में तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इतना महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा नमक जो कि शायद सोडियम क्लोराइड ना हो, आप उसको पानी में हल करें तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की एग्जांपल हो सकती है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द आयंस, especially smaller higher charge ions like magnesium sodium, which increase the energy release during hydration. छोटे और ज्यादा चार्ज वाले आयंस पानी में ऐड होने के बाद ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो कि आपको पता लग गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज आई। फॉर द रिएक्शन बिटवीन मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, identify all the bonds that need to be broken and all the bonds that need to be formed to carry out bond energy calculation of enthalpy change. तो बच्चों इसमें इसका जवाब ये होगा कि टू कैरी आउट बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, बॉन्ड दैट नीड टू बी ब्रोक इन अ रिएक्शन। मीथेन मीथेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो वो ड्रॉप फ्रॉम कार्बन टू हाइड्रोजन्स। ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली 2 बॉन्ड रखता है एंड दे ब्रोक डाउन टू फॉर्म 2 ऑक्सीजन्स। बॉन्ड दैट नीड टू बी फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बनते हैं फॉर्मिंग बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। वाटर में आपको 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनते नजर आते हैं। 2 molecules of water and 4 hydroxy bonds are formed. So calculate the enthalpy would we would use bond energies, bond association energies for each of these bonds and apply the formula. जैसे डेल्टा एच बॉन्ड्स ब्रोकन एनर्जी रिक्वायर्ड इज माइनस बॉन्ड्स फॉर्म एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसकी एग्जांपल कोई जो है आप सिलेबस के अंदर से करें लाजमी, ताकि ये क्वेश्चन भी आपके मेंटल लेवल में बैठ जाए। और ये इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, जो जे क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस what is the required sign of the Gibbs free energy change, under what conditions of enthalpy change and entropy change will reaction always be spontaneous? इस क्वेश्चन में तो पूछा जा रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, जो कभी ना रुकने वाले रिएक्शंस होते हैं, रिक्वायर्ड साइन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, क्या उनको फ्री एनर्जी चाहिए होती है? अंडर व्हाट कंडीशंस एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज विल आ रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस? और आखिर क्या ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि एंथैल्पी चेंज में या एंट्रोपी चेंज में इस रिएक्शन को चलाए रखने में मददगार साबित होंगी? फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी रिएक्शन को लगातार होते रहने के लिए, दे रिक्वायर्ड साइन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, उनको गिब्स फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। गिब्स चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0। दिस मीन्स दैट the reaction must have a negative Gibbs free energy change for it to occur spontaneously under constant temperature and pressure. तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक नेगेटिव फॉर्म में चाहिए होगी ताकि वो रिएक्शन होता रहे। इन अदर वर्ड्स, change in Gibbs free energy is less than 0 indicates a spontaneous reaction. Change in greater energy, which is greater than 0, indicates non-spontaneous reaction. Equal to 0 indicates system is in equilibrium. ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने अपनी मेमोरी में रखनी है, क्योंकि अगर ये बात आप अपनी मेमोरी में नहीं रखेंगे तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अनटाइट ही रहेगा आपके माइंड में। द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच enthalpy change and delta S entropy change is given by the equation, ये हमने पहले भी इक्वेशन लिखी थी, where delta G is equal to Gibbs free energy, delta H is enthalpy change and T is temperature in Kelvin and S is the entropy change. Conditions for always spontaneous reactions. अब हम आपको conditions भी बताते हैं, अगर कोई reaction spontaneous होना चाहता है तो वो कौन सी conditions पे जो है वो काम करता रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो एंथैल्पी चेंज लेस देन 0 एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, और उसका एंट्रोपी चेंज जो है वो बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन 0 इंक्रीज इन डिसऑर्डर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है?
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक delta change in less than zero reactions release heat, make the system more stable, increase the entropy, right? Means the system becomes more disordered, which also favors spontaneity. These conditions ensure that the delta G will always be negative regardless of the temperature. The negative delta H and positive delta S makes both terms in the equations contribute to a negative value of the delta G. जैसे ये आपने मेमोरी रखनी है इस सारे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो के क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Explain what a positive delta H solution and negative delta H solution indicate about the energy changes during the dissociation process या dissolution process। जी तो बच्चों, अब enthalpy of a solution can either be positive or negative, ये तो सबको ही पता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एंथैल्पी सॉल्यूशन की जो है वो एनर्जी चेंज के बारे में थोड़ा सा बताएं। Enthalpy of a solution represents the heat change when a solute dissolves in solvent. The sign of the change of delta H solution gives us information about the energy changes that occur during our dissolution. यानी जब solution बनाते हुए energy change होती है तो उसको ये sign show करता है। Positive delta H solution endothermic dissolution होगी, negative delta H जो है वो exothermic show करेगा। अब डेफिनेटली पॉजिटिव डेल्टा एच है तो फिर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ ना, दिस मीन्स द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव हो जाएगा, एंडोथर्मिक बताएगी। दिस एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डिसॉल्व इन द सोल्यूट। द This occurs when the energy required to break the interaction between the solute particles like ionic and covalent bonds is greater than that of energy released when the solvent particles interact with the solute. Example, when ammonium nitrate dissolves in water, it absorbs heat, making solution feel cold. Right? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अगर नेगेटिव एंथैल्पी है, नेगेटिव डिसोल्यूशन है, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, सेम इस तरह ही होगा। इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में होता है, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, तो ये ऐड करोगे पानी में तो हीट इज रिलीज्ड, तो हीट आपको सराउंडिंग में जाती हुई नजर आएगी और सोल्यूशन गर्म हो जाएगा और फिर आप वार्म फील करोगे, ठीक है। दैट इंडिकेट्स द नेगेटिव डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन और एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है आई, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। Consider two ions with similar charges but different sizes, or similar sizes but different charges. Explain how the concept of charge density can be used to predict which ion will have more exothermic enthalpy of hydration and why. जी तो बच्चों, the concept of charge density is essential for understanding which ion will have more exothermic enthalpy of hydration. Charge density is the charge of a ion divided by its size. अब ये कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना चार्ज कम होगा और जितना रेडियस कम होगा उतना चार्ज ज्यादा होगा, दैट इज चार्ज डेंसिटी। प्रिडिक्ट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Higher charge density means stronger ion dipole interactions between the ion of water molecules leading to more exothermic enthalpy of hydration, more energy released during hydration. So for ions with similar charges but different sizes, smaller ions will have a higher charge density because their charge uh, is concentrated over a smaller area. Smaller ions, higher charge density, will have a more exothermic enthalpy of hydration because they create stronger interactions with the water molecule. For ions with a smaller, similar size but different charges, ions with higher charge
have a higher charge density, meaning they can interact more strongly with the water molecules. Higher charge higher charge density results in more thermic enthalpy of hydrogen. यहाँ पर बस आप ये याद रखिएगा कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एंथैल्पी होगी, उतनी ज्यादा रिलीज और एब्जॉर्ब हो सकती है एनर्जी। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी किसी भी सॉल्ट की जो आप मिक्स कर रहे हैं पानी में। ठीक है, अब इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में ये वाले नोट्स तो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज चाहिए उसके पीछे थोड़ी सी अमाउंट आपको खर्च करनी पड़ेगी। सो मजीद वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी बुक की वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिससे आप पूरी बुक की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।